ये दो पल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों पल्सेस का आपको ये दो पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों पल्सेस के बारे में आपको गिवन है कि इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर, लेंथ 2 सेंटीमीटर। They are moving with velocities of 2 centimeter per second each in the opposite direction. Obviously, they will superimpose or overlap after some time. तो आपको ये पूछा जा रहा है कि after the overlaps, जब भी दोनों overlap होंगी, तो overlapping के बाद what will be the shape of resultant wave at t equal to 1.5 seconds? 1.5 seconds पे when the overlapping takes place, what will be the shape of the resulting wave? Resulting wave का shape कैसा होगा at t equal to 1.5 seconds? देखो 1.5 सेकंड्स 1.5 सेकंड्स के बाद, तो 1.5 सेकंड्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो 1.5 सेकंड्स के बाद सर क्या होएगा, इधर वाली जो वेव है वो कितना चल लेगी, इधर वाली वेव कहाँ पर पहुंच जाएगी और इधर वाली वेव कहाँ पर पहुंच जाएगी, उसको चेक कर लो। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसकी भी वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं सेंटर के रिस्पेक्ट में सोचूं ना, क्योंकि हमें इनफैक्ट आपको ये दिखाना है कि भाई कहाँ पहुंचेगा, तो उसको देखने के लिए हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये चेक कर लें कि दोनों वेव कितना कितना चल गई। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट वाली जो वेव है, लेफ्ट वाली वेव वो कितना चल लेगी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इज इट्स वेलोसिटी, तो इट विल ट्रेवल बाय 3 सेंटीमीटर, बिकॉज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। 1.5 सेकंड्स के बाद आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एक बात तो क्लियर है कि ये कितना चल लेगी, तो इट विल कवर या इट विल ट्रेवल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर तो चल ही लेगी, ये अपने को समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है ना, ये 2 सेंटीमीटर और ये वाला भी 2 सेंटीमीटर है। तो अगर ये राइट वाला पॉइंट, दिस पॉइंट ट्रेवल्स बाय 3 सेंटीमीटर मीन्स ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। अरे बोलो यार, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये वेव हम ऐसे बना सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है एज इट इज, समझ रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट हम एज इट इज यहाँ पर शो कर सकते हैं, इसको तो ऐसे ही शो कर दो। सिमिलरली इस वाले के लिए भी अगर मैं बात करूं, तो ये वाला वेव कितना आ जाएगा, ये वाला वेव भी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा।
इसका मतलब अगर ये वाला वेव भी 3 सेंटीमीटर आ गया तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इधर कितना चला गया, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये वाला भी दिख रहा है आपको कि इट इज 1 सेंटीमीटर है। जो दूसरा वाला वेव है मैं इसको ब्लू से बना देता हूँ। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर इधर आ गया तो ये 1 सेंटीमीटर इधर, ये इधर कितना बचा, ये इट विल ऑल्सो बी 1 सेंटीमीटर। ये वाला जो वेव है ये इस वाली लाइन के लेफ्ट साइड पर कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। देख लेना मैं कुछ गलत ना करूं, तो ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा तो 1 सेंटीमीटर टू ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन। तो अगर 1 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन आएगा तो क्या ये दोनों वेव कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे क्या? देखो तो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप इस बात को देखो, क्या ये दोनों वेव कंप्लीटली ओवरलैप हो रहे हैं? बेटा कुछ तो बोल ले यस सर। भाई। एक बच्चे की आवाज आई, बाकी लोग भी बोलें। मेरे हिसाब से तो ये दोनों कंप्लीटली ओवरलैप हो रहे हैं, और बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग कंप्लीटली, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं कंप्लीटली, तो कंप्लीटली ओवरलैप होंगे। क्यों कंप्लीटली ओवरलैप होंगे? तो मैंने रीजन आपको समझा दिया कि दोनों, अगर सेंट्रल लाइन मैं जहां पे दिखा रहा हूँ ये रेड वाली लाइन, उसके रिस्पेक्ट में आप देखें तो ये दोनों जो है ये एक एक सेंटीमीटर चल ऑन, ये वाला वेव पल्स 1 सेंटीमीटर ऑन द राइट ऑफ दिस रेड लाइन पहुंच जाएगा, और ये वाला वेव 1 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस रेड लाइन पहुंच जाएगा। तो दोनों एक एक सेंटीमीटर इधर उधर चले गए। तो अगर दोनों एक एक सेंटीमीटर चले गए, ठीक है, दोनों एक एक सेंटीमीटर इधर उधर चले गए, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि भाई ये दोनों कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएंगे। मतलब ये ब्लू वाली वेव भी इसी पे आ जाएगी और रेड ब्लैक वाली वेव भी इसी पे आ जाएगी, मतलब कंप्लीटली ओवरलैपिंग हो रही है। तो अब सोच, कंप्लीटली ओवरलैपिंग होगी तो क्या होएगा? ये जो जीरो वाला पॉइंट है, जीरो वाले पॉइंट पे ओवरलैप करेगा, ये टू वाला पॉइंट इस वाले पे ओवरलैप करेगा, ये वाला इस पे ओवरलैप करेगा, ये वाला इस पे ओवरलैप करेगा। तो रिजल्टिंग वेव क्या होगा? तो रिजल्टिंग वेव में ये, इसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर, इस वाले का भी डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर, तो इट विल बिकम 4 सेंटीमीटर। सही जा रहा हूँ? इसी तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर, सर इसका भी डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर, तो नेट का डिस्प्लेसमेंट सर फिर से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेट का डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब जब रिजल्टिंग वेव को आप देखोगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट को, ताकि मैं रिजल्टिंग वेव आपको दिखा सकूं फाइनली। तो आपको ये समझ में आ गया कि पूरा पूरा ओवरलैप हो रहा है? अगर किसी के मन में कोई दिक्कत है तो वो पूछे भाई। पूरा पूरा ओवरलैप हो रहा है तो रिजल्टिंग वेव जो होगी वो ऐसे होगी, सीधा सीधा। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर आएगा। वरुण, मैंने बेटा ये बोला, मैंने आपको बेसिकली ये बोला इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर दो पल्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ से मूव कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ओवरलैप करेगी। मैंने आपसे बोला 1.5 सेकंड्स के बाद, ओवरलैपिंग के 1.5 सेकंड्स के बाद व्हाट विल बी द शेप ऑफ द रिजल्टिंग वेव? तो रिजल्टिंग वेव की शेप क्या होगी आफ्टर 1.5 सेकंड्स? तो 1.5 सेकंड्स के बाद जो रिजल्टिंग वेव की शेप है वो मैंने आपसे बताया। तो देखो बेटा, राइट वाला जो वेव है जो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अगर आप देखें तो 1.5 सेकंड्स में इट विल कवर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और 3 सेंटीमीटर कवर करने का मतलब ये वाला जो पॉइंट है इट विल मूव बाय 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये 2 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो 3 सेंटीमीटर का मतलब ये वाला पॉइंट इधर 1 सेंटीमीटर इधर और आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला पॉइंट इधर 1 सेंटीमीटर और आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों वेव अगर आप देखो तो दोनों वेव आपको नहीं लगता कि एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी? यस सर। ठीक है, तो ओवरलैपिंग करेगी तो ये दोनों क्या कर देना है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देना है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दोगे ना सर? हाँ सर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखेगा। ये तो हमने सुपरपोजिशन सीखा। सुपरपोजिशन में मैंने आपको समझा दिया कि सुपरपोजिशन में अपन करते क्या है,
तो मैंने आपको बता दिया कि सुपरपोजिशन में भाई एक बात तो क्लियर है कि सुपरपोजिशन व्हेन द टू वेव सुपर इम्पोजेज ऑन वन अनदर, तो होता यह है कि हमारा जो रिजल्टेंट वेव है उसका या तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर जाता है या डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि दो वेव कैसे सुपर इम्पोज हो रही है, दोनों के क्रेस्ट क्रेस्ट सुपर इम्पोज हो रहे हैं या दोनों के ट्रफ ट्रफ सुपर इम्पोज हो रहे हैं, कैसे दो वेव सुपर इम्पोज हो रही है उसके बेसिस पर हमारा जो रिजल्टेंट वेव है वो हमें पता चलता है। ठीक है, अब मैं आपको और चीजें सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए स्टैंडिंग वेव। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए स्टैंडिंग वेव। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट होगा क्योंकि इसी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। ये जो स्टैंडिंग वेव अभी हम बात करेंगे सर, क्या है स्टैंडिंग वेव, कैसे फॉर्म होता है स्टैंडिंग वेव, ये जो भी होगा उस पे बड़ी सारी चीजें डिपेंड होती हैं। ठीक है, क्या क्या डिपेंड होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम स्टैंडिंग वेव समझें कि व्हेन स्टैंडिंग वेव फॉर्म्स एंड हाउ डज द स्टैंडिंग वेव फॉर्म्स। 1 मिनट का मुझे टाइम देना बस। देखिए सर, स्टैंडिंग वेव में एक वेव दो वेव ओवरलैप करती है। मान लीजिए कि आपके पास दो वेव्स हैं, ये एक वेव है। मैं आपको पूरी सिचुएशन तो नहीं समझाऊंगा क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं है, आप कुछ बातें सिर्फ सुन लें। ये याद रखें कि दो वेव्स हैं आपके पास। मैं इसको सिर्फ पहले आपको लॉजिकली समझा देता हूँ। अगर दो वेव है, एक वेव इधर से ट्रैवल कर रही है और एक वेव इधर से ट्रैवल कर रही है, दो वेव्स हैं तो दोनों वेव डिफरेंट समय पे ओवरलैप करेगी। ठीक है, ओवरलैपिंग होगा इन दोनों वेव का। पहले तो मैं आपको वेव बना दूं। ये देखिए, ये एक वेव है, ऐसे ऐसे आ रही है, और ये दूसरी वेव है, ऐसे ऐसे जा रही है। अच्छा, आप इमेजिन करें कि ये वेव का कुछ पोर्शन इधर भी है जो ये ऐसे वेव है, और इस वेव का पोर्शन इधर भी है जो आपको मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, है ना, ये ऐसे। अब ये दोनों वेव ओवरलैप हो रही है तो ये P0 पे कंडीशन है। बात समझना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू गिव एन आइडिया कि स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सिखा रहा हूं मैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी याद रखेंगे कि ये जो दो वेव्स हैं ये दोनों वेव्स आइडेंटिकल हैं, दोनों वेव्स आइडेंटिकल हैं। स्टैंडिंग वेव का फॉर्म होता है जब टू आइडेंटिकल वेव ओवरलैप्स ऑन वन अनदर। व्हेन आई से आइडेंटिकल वेव,
इसका मतलब होता है कि these waves will have the same value of amplitude, these waves will have same value of amplitude, these waves have same value of angular frequency. So they are identical in every respect except the fact that they are moving in the opposite direction. दोनों की जो डायरेक्शन है मोशन की वो ऑपोजिट है, बट ये जो दोनों वेव्स हैं वो दोनों वेव्स कैसे हैं, तो बोथ द वेव्स आर आइडेंटिकल. मोशन अपोजिट जा रहे हैं बट वेव्स कैसे हैं, तो वेव्स आर आइडेंटिकल. ठीक है भाई. अब मेरी बात समझो, ये t0 पर कहानी है, ये टाइम जीरो है बेटा. जिनको नहीं आता है वो लोग जरा सा ब्रश अप कर लें जो पुराना आइडिया था ये, और उसके बाद फिर मैं इसका मैथमेटिकल वैल्यू लिख के उसके बाद जो क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो मैं सिखा दूंगा. बट पहले तो ये समझ लें, तो t इक्वल टू 0 पर जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ सर ये वाला जो क्रेस्ट है ना, अभी मान लो कि अभी एक दूसरे को मिला दो, सुपर इम्पोज कर दो. तो अभी सुपर इम्पोज कर दो तो ये वाला ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, इसके वाला ये वाला इसके साथ. अच्छा ये याद रखो सेम मीडियम के ये दो वेव्स हैं, एक राइट की तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है. ऐसा नहीं है कि अलग अलग है जिनका एक दूसरे से रिश्ता ही नहीं है. तो दोनों एक ही मीडियम में चल रहे हैं, एक राइट जा रहा है और दूसरा लेफ्ट जा रहा है. समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है. जैसे ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, तो इधर से एक पल्स क्रिएट किया, इधर से एक पल्स क्रिएट किया, और ये दोनों ओवरलैप करेंगे किसी भी इंस्टेंट पर, तो सेम मीडियम पे रहेंगे. अब देखो अगर ये ओवरलैप करते हैं, तो मैंने आपसे बोला कि भाई ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, तो एक बात तो तुझे समझ में आ गई होगी मेरे लाल पीले, कि जब ये ओवरलैपिंग होगी तो ये एम्पलीट्यूड इस एम्पलीट्यूड के साथ ऐड हो जाएगा. और मैंने कहा है कि बोथ आर आइडेंटिकल, means the resultant wave that I'll get will be like this. Do you agree? ये जो रिजल्टेंट वेव है ये ऐसे मिलेगा, ये 2a, ठीक है साहब, ये 2a है ना, ये 2a, ये एम्पलीट्यूड से ऐड होगा. सर आपने डायरेक्टली 2a क्यों लिख दिया? मैंने डायरेक्टली 2a इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि ये जो दोनों वेव्स हैं ये आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल वेव है तो ये क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड्स ऐड होंगे, है ना. अरे हाँ ना बोल. तो ये 2a ये वाला पॉइंट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इनका डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है, बट इनका इस वाले पॉइंट्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2a है. ओके सर. इस वाले पॉइंट्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2a है. अच्छा इनके इन बिटवीन जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उनका डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, बट दैट नाइदर बी 2a नॉर बी 0. ठीक है. अच्छा दूसरी बात, क्या सर हमारा जैसे वेव होता था तो हर पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम सबका सेम आता है. मतलब जैसे अगर कोई वेव है तो वेव अगर प्रोपोगेट करती है किसी भी मीडियम में, तो कोई भी पॉइंट अपने मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पॉइंट का, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव. हाँ ये अलग बात है कि एक ही समय पर सारे पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन जो भी पार्टिकल है वो किसी न किसी समय पर अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचेगा, और वो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. स्टैंडिंग वेव में ये कहानी नहीं है. स्टैंडिंग वेव में बेसिकली बेटा हर पॉइंट का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग आता है. तो ये जो पॉइंट है सर ये क्या है, ये जो हमारा ये जो मैक्सिमम मोस्ट डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इन पॉइंट्स का, ठीक है, वो 2a है. बट हर पॉइंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a नहीं होगा. इनफैक्ट कुछ पॉइंट्स तो ऐसे होंगे जो कभी चले ही नहीं है, वो हमेशा उनका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0. अभी इस बात को और क्लियर कर देता हूं. जैसे देखो, मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई ये 0 वाला पॉइंट समझना, कि मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई यही वेव, अब सोचो कि थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, t इज इक्वल टू t/4 कर दो, है ना, t इज इक्वल टू t/4. बात समझना सर क्या होगा t इज इक्वल टू t/4 पे, t इज इक्वल टू t/4. ये वेव आगे बढ़ेगी, कितना आगे बढ़ लेगी, तो भाई पूरे टी टाइम में एक एक साइकिल आगे बढ़ती है, तो t/2 टाइम में आधा साइकिल, तो t/4 में उसका भी हाफ, मतलब इतना पार्ट आगे बढ़ेगा. इसका मतलब t/4 में अगर तू देखेगा तो ये ऐसे हो जाएगा. भाई जिसको नहीं समझ में आया पूछो यार. t/4 में ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे. समझ में आया? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्यों, क्या मतलब इसका मयंक? ये मयंक इधर देख, t/4 में ये कितना चल लेगा, तो ये जो होता है ना, ये एक वेवलेंथ का जो टाइम होता है ये एक साइकिल कहलाता है. इसका टाइम होता है कैपिटल T. तो आधे टाइम में कितना होता है, हाफ साइकिल, तो उसका भी आधा
कर दो, उसका भी आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? अरे उसका भी आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? इतना ही तो हो जाएगा ना। तो t/4 टाइम में ये कितना आगे बढ़ लेगा? इतना आगे बढ़ेगा। इसी तरह से ये t/4 टाइम में ये कितना आगे बढ़ लेगा? तो ये इतना आगे बढ़ लेगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो यार, बोलो सर छोटे। क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो मेरे को एक बात बताओ कि व्हेन द ओवरलैपिंग विल टेक प्लेस, ठीक है, जब ओवरलैपिंग होगी तो ये आपको नहीं लगता कि इसका नेगेटिव वाला नेगेटिव पॉजिटिव वाले से ओवरलैप होगा? ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ ओवरलैप हो रहा है, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ ओवरलैप हो रहा है, एंड सो ऑन। आपको नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और एक दूसरे को कैंसिल करके हमें रिजल्टेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, है ना? नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा जो मीडियम है उसमें ऐसा लगेगा कि कोई वेव ही नहीं है। ठीक है, हमारे मीडियम में क्या अज्यूम ऑब्जर्व होगा कि कोई वेव उस इंस्टेंट पे है ही नहीं। ठीक है, जैद, हु इज दिस जैद? तो सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? जैद, ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब तू सोच, अगर मैं इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं। अच्छा भाई, ये डॉन आए हैं, जैद साहब हैं ओखला के डॉन, ये मुझसे कह रहे हैं क्या है बे, और इस जाहिल को किसने ये दिया है आईडी पासवर्ड? एक पर एक जाहिल बच्चे हैं यार, सुबह सुबह सो ही ले यार, पता नहीं ये करके क्या मिलता है। गायब हो गया वो वैसे ही। अच्छा, इसी को अगर मैं किसी और इंस्टेंट पे दिखा दूं, एक बार जल्दी से सुन लो, जल्दी से। इसी को सोचो, अगर मैं थोड़ा सा और दूसरा समय ले लूं, t इज इक्वल टू t/2, जल्दी से सुनना भाई, t इज इक्वल टू t/2, तो ये वेव और क्या होगा? ये वेव मैंने दिखाया था ना, यहाँ से ऐसे ऐसे एज्यूम करना है, यहाँ से ऐसे एज्यूम करना है, ऐसे। तो t/2 में, ये t/4 में इतना आगे बढ़ा है, तो t/2 में और इतना पोर्शन और आगे बढ़ जाएगा, मतलब हाफ ऑफ दिस पल्स विल कम ऑन द राइट साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है, ऐसे, तो ये आपको ये दिखाई देगा कि ये ऐसे आ जाएगा ना, ये पल्स ऐसे आ जाएगा, ऐसे। और ये वाला जो पल्स है ये भी हाफ ऑफ ये इधर चला जाएगा, मतलब और फर्दर t/4 टाइम में इतना पार्ट भी इधर चला जाएगा। तो अगर इतना पार्ट भी इधर चला जाएगा तो इसका भी ऐसा आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव ऐसा बन जाएगा, है ना? जब ये इन दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा? ये नेट रिजल्टेंट अगर इसका चेक करो तो नेट रिजल्टेंट में ये 2a नीचे ऐसे आ रहा होगा, मतलब ये 2a नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, ये 2a एंड सो ऑन, इस तरह से। अगर आप फिर से देखें तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज पॉइंट्स आर 2a, बट अभी भी तुम्हें ये पॉइंट दिख रहा होगा जो अभी भी जीरो पर है। ठीक है, वो पहले भी जीरो थी, रिजल्टेंट वेव नहीं समझ में आई। देखो ये वाला एम्पलीट्यूड भी कितना है ए, ये भी कितना है ए, और ये भी ट्रफ है और ये भी ट्रफ है। जब ओवरलैप करोगे तो ट्रफ और ट्रफ ओवरलैप होंगे, तो ट्रफ ट्रफ ओवरलैप होंगे तो नेट एम्पलीट्यूड क्या होगा? ऐड होगा ना, क्रस्ट क्रस्ट ओवरलैप होगा। सेकेंड वेव रिपीट कर दूं, सुनो मेरी बात समझो। सेकंड वेव में बेटा मैंने आपको ये सेकंड वेव कैसे दिखाया था? सेकंड वेव मैंने आपको ऐसे दिखाया था, अगर आप समझ रहे हैं तो ऐसे। मैंने आपसे ये कहा कि t/4 टाइम में ये वाली जो वेव इधर जा रही है, तो t/4 टाइम में ये वाला पोर्शन इधर आ गया था। ठीक है, तो t/4 टाइम में ये वाला पोर्शन आ गया था, तो इसीलिए हमने ये वाला पोर्शन आपको दिखाया था यहाँ पर। देखो अब फर्दर और t/4 टाइम में ये वाला पोर्शन भी उधर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन उठ के किधर खिसक लेगा? इधर इस वाली रेड वाली लाइन के लेफ्ट साइड पे खिसक चुका होगा। तो क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला पोर्शन ही तो बचेगा। मतलब यहाँ पर इस ओरिजिन पे अगर तुम दिखाओगे तो ये वाला पोर्शन ही तो दिखेगा। अभी बात समझ आई सर? अब जब ओवरलैपिंग होगी t इज इक्वल टू t/2 पर, तो जब ये ओवरलैपिंग होगी तो क्या होएगा? ये निगेटिव वाला निगेटिव वाले पे ओवरलैप होगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले पे ओवरलैप होगा, तो नेट एम्पलीट्यूड ऐड होगा या नहीं होगा सर? जिसने सवाल पूछा था, मतलब आपको फिर से रस्सी ऐसे मिलेगी, पहली बार भी ऐसे ही मिली थी,
ठीक है, दूसरी बार में लाइन स्ट्रेट हो गई, तीसरी बार में t इज इक्वल टू t/2 पे दिखाया तो ऐसे हो गई। क्लियर है? अच्छा, इसी को एक और स्टेप अगर सोच, t इज इक्वल टू t/4 पे दिखाते, ठीक है, t इज इक्वल टू 3t/4 पे दिखाते, मैं इधर वाला इरेज कर रहा हूँ सर, ये t/2 पे हो गया, और t/4 और ऐड कर दो, t/4 टाइम और ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 3t/4। अगर t/4 टाइम और ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3t/4, और 3t/4 होगा तो ये वाला जो वेव इधर जा रहा है और ये वाला वेव इधर जा रहा है, तो 3t/4 में सोचो तो क्या होएगा, ये वाला वेव ऐसे है तो 3t/4 में फर्दर ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा या नहीं, और जो ये वेव ऐसे जा रहा है तो 3t/4 में ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा या नहीं। इसका मतलब अगर आप देखोगे, अल्टीमेटली मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है तो मेरी बात सुन लो, और नहीं आ रहा हो तो एक बार पूछ लो, ठीक है। 3t/4 में फिर से कहानी कैसे होगी, ऐसे देखिएगा, ये 3t/4 पे कहानी दिखा रहा हूं मैं, ये वाला वेव ऐसे आ जाएगा, और जो इधर जा रहा है वो ऐसे आ जाएगा, देखिए, मतलब फिर से स्ट्रेट हो जाएगा, ओवरलैपिंग होगी तो क्रेस्ट विल फॉल ऑन ट्रफ एंड सो ऑन, क्रेस्ट विल फॉल ऑन ट्रफ, क्रेस्ट विल फॉल ऑन ट्रफ एंड सो ऑन, यही तो हो रहा होगा, समझ रहे हैं आप? अच्छा, इसी तरह से t इज इक्वल टू और t/4 ऐड करो तो t इज इक्वल टू t, मतलब एक साइकिल के बाद, तो ये वाला पार्ट जो आपको दिखा रहा हूं मैं, इधर देखना जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला और फर्दर आगे आ जाएगा, है ना, ये फर्दर और ये वाला पोर्शन और आगे आ जाएगा। इसका मतलब हमें इनिशियल सिचुएशन दिख जाएगी, ये ऐसे आ जाएगा, और ये वाला जो ये राइट जाने वाला और जो लेफ्ट जाने वाला है वो भी, ये देखो, ये वाला पोर्शन इधर खिसक लिया, ये पूरा पोर्शन खिसक लिया, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कंप्लीट वेव दिखाऊं तो ये आपको फाइनली वैसे ही दिख जाएगा जैसे पहले था। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा, अगर मान लो दिस इज हैपनिंग ऑन अ स्ट्रिंग, तो ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो कर क्या रही होगी। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई है तो मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि ये जो पल्स है, मतलब जो दोनों तरफ से जो डिस्टरबेंस आ रही है, उसकी वजह से कभी हमारी जो स्ट्रिंग है, ये दो पॉइंट्स के बीच सिर्फ सोचो, सिर्फ दो पॉइंट के बीच, मैं पूरी वेव नहीं सोचने को कह रहा हूँ, सिर्फ दो पॉइंट के बीच सोचो, ये जो हमारी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग या तो ये ऊपर चली जाती है मैक्सिमम, ठीक है, फिर स्ट्रेट हो जाती है, फिर उसके बाद क्या होती है, फिर ये मैक्सिमम जाती है बट ऑपोजिट साइड में चली जाती है, सिर्फ इसको सोचो, सिर्फ इस दो पॉइंट को सोचने को कह रहा हूं मैं, ये वाला ऐसे चला जाता है फिर मैक्सिमम ऐसे, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर ये स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाती है ना। मैं सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच सोच रहा हूँ बेटा, मैं सिर्फ एक ही पल्स की बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड। फिर ये स्ट्रिंग कैसे हो जाता है ऐसे। इसका मतलब अगर तू देखे तो ये वेव, अगर तुम देखोगे ना, दो पल्स के बीच में ये डिस्प्लेसमेंट देखो तो ये ऊपर जा रहा है, फिर स्ट्रेट हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है, मतलब ये दो पॉइंट के बीच में सिर्फ ऊपर नीचे जाता रहेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आके स्ट्रेट हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर स्ट्रेट होगा, फिर ऊपर जाएगा, यही हो रहा है दो पॉइंट के बीच में, है ना। और ये दो पॉइंट ऐसे हैं, ये दो पॉइंट ऐसे हैं, ठीक है, ये दो पॉइंट जो हमेशा रेस्ट में, मतलब आपको मैंने दिखाया था ना कि चाहे आपका ये वेव ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये पॉइंट जो ये पॉइंट ये हमेशा रेस्ट में रहे, चाहे स्ट्रिंग स्ट्रेट हो गई तब भी रेस्ट में रहे, चाहे स्ट्रिंग में ये वाला ऊपर के बजाय जब पूरा सिस्टम ऐसे उल्टा हो गया तो भी ये रेस्ट में रहे, ये पॉइंट हमेशा रेस्ट में रहे। तो मतलब ये ऐसे पॉइंट हैं जो कभी चले ही नहीं, ये हमेशा रेस्ट में रहे। और ये कभी चले ही नहीं का दूसरा मतलब कि ये कभी एसएचएम में नहीं आए, ऐसा समझो ये कभी ऑसिलेट ही नहीं हुए अपने पोजीशन पर, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, यहीं कहीं पड़ा हुआ है, ये कभी ऑसिलेट नहीं हुए। t/4 पे रहे तो मतलब वो पॉइंट t/4 पे रहेगा, मतलब नहीं समझ में आया सर। जब वेव वेव बच्चे कहीं भी बढ़ जाए, ये जो वेव है ना, ये t/4 पे जब मैंने आपको दिखाया था तो ये वेव मैंने आपको ये दिखाया था कि भाई t/4 पे t इज इक्वल टू t/4 पे मैंने वेव यहाँ से इमेजिन करा था, तो t/4 पे मैंने आपसे ये बोला था कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो आगे आ जाएगा, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आया था। और इसी t/4 पे ये इसका जो ये पोर्शन था वो ऐसे आ गया था, ऐसे,
ठीक है, जब इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई थी तो ये पोर्शन तो जीरो ही हो गया था ना, तो ये स्ट्रेट ही लाइन बना था ना t/4 पे, ऐसे ही तो कुछ हो रहा था। तो t/4 पे जब ये स्ट्रेट लाइन बना तभी तो ये जीरो ही पे रहा ना। ये पॉइंट्स देखो, इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ या जीरो हुआ, ये पॉइंट हमेशा ही जीरो पे रहे। ये ऊपर ना तो ये ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये जो कभी डिस्टर्ब ही नहीं हुए, इसका मतलब जब ये खुद डिस्टर्ब नहीं हुए तो ये डिस्टरबेंस अपने थ्रू आगे भी प्रोपोगेट नहीं कर सकते, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट डिस्टर्ब। तो इनका जो डिस्टरबेंस है वो आगे भी प्रोपोगेट नहीं होगा, और आगे प्रोपोगेट नहीं होगा इसका मतलब है कि जो एनर्जी है ना वेव की, वो इन दोनों पॉइंट से आगे ट्रांसफर नहीं होगी। ये इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में सिर्फ डिस्टरबेंस रहेगा, मतलब एनर्जी ऑसिलेट करती रहेगी। ये खुद डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो ये एनर्जी को आगे प्रोपोगेट नहीं कराएगी। तो ये पॉइंट ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू एनर्जी प्रोपोगेट नहीं हो सकती, मतलब यहां तक एनर्जी आई रुक गई, यहां एनर्जी आई रुक गई, प्रोपोगेट नहीं हो सकती। तो ऐसा वेव जिसमें एनर्जी प्रोपोगेट नहीं हो सकती, ऐसे वेव को हम स्टैंडिंग वेव इज नोन एज स्टैंडिंग वेव। इस तरह का वेव स्टैंडिंग वेव कहलाता है। स्टैंडिंग इसलिए कहते हैं because energy doesn't propagates on the either side of the points which is always at rest। और ऐसे पॉइंट्स को जो हमेशा रेस्ट पे रहते हैं, these are called as nodes। और ऐसा पॉइंट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2a पे जाता है, इसको हम कहते हैं एंटी नोड्स। मतलब दो तरह के पॉइंट्स का नाम हम देते हैं। एक को हम कहते हैं नोड्स। नोड्स तो वो है जो हमेशा उनका डिस्टरबेंस या उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा, दे आर कॉल्ड एज नोड्स। और एंटी नोड्स वो हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम 2a जाता है। हर पॉइंट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a नहीं जाता। देखो, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का इस समय पे डिस्प्लेसमेंट कुछ है, बट ये कितना हो गया, जब ये ऐसा हुआ तो जीरो हो गया। फिर इस पॉइंट का, इसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कुछ है, बट ये हुआ तो कितना हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब इसका जो, और वो कुछ कभी भी 2a नहीं होगा। क्लियर। तो स्टैंडिंग वेव का बेसिक मतलब ये है कि जिसमें दो नोड्स के बियॉन्ड एनर्जी आपकी ट्रैवल नहीं करती, ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, दो नोड्स हैं तो दो नोड्स के से आपकी एनर्जी जो है दो नोड्स के थ्रू एनर्जी ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है, ट्रांसफर नहीं होगी, तो इसलिए तो दीज आर कॉल्ड एज स्टैंडिंग वेव। अरे हजम हुआ है, ये हजम हुआ है, क्या होता था स्टैंडिंग में, कुछ कुछ याद आया है? दो तरह की वेव हो गई ना अपने जीवन में, एक ट्रैवल करती है। अच्छा, ट्रैवलिंग वेव में कहानी क्या होती है? तो ट्रैवलिंग वेव में आप इस बात को याद रख सकते हो, ट्रैवलिंग वेव में आप इस बात को याद रख सकते हो कि आपके जो ट्रैवलिंग वेव्स होते हैं, ट्रैवलिंग वेव्स में एनर्जी ट्रैवल करती है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रैवल नहीं करती है, एनर्जी दो पॉइंट्स के बीच में रहती है। सर इसका मतलब सारी एनर्जी उसी वेव में स्टोर्ड रहती है, उसी वेव में स्टोर्ड, यस ऑफ कोर्स, उसी वेव में स्टोर्ड रहने का मतलब ये है कि अच्छा एनर्जी में लूज हो रही होती है, बट हम मान लो कि कोई लॉस कंसीडर ना करें तो हम ये कह सकते हैं हाँ कि इन्हीं दोनों वो आपको मिलेगी और ऑसिलेट करती हुई मिलेगी, बट इन दोनों पॉइंट्स के बियॉन्ड ये इस एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एनर्जी ट्रेवल कर रही हो रही है, बट इसके बियॉन्ड इस एनर्जी का कोई भी प्रोपगेशन नहीं हो रहा है। फिर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एनर्जी है, बट नहीं हो रहा है, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में एनर्जी तो है, बट ऑन द आइदर साइड ऑफ दोज नोड्स एनर्जी इज नॉट प्रोपगेटिंग। ठीक है, एनर्जी प्रोपगेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल। सर कोई एप्लीकेशन और बिल्कुल दुनिया भरी पड़ी है इसके एप्लीकेशन से, और इसी के एप्लीकेशन है जो आप स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ते हो, स्टैंडिंग वेव इन ऑर्गन पाइप पढ़ते हो, वो सब कुछ इसी का एप्लीकेशन है बेसिकली। आप जो गिटार बजाते हो, गिटार वो स्टैंडिंग वेव का ही एप्लीकेशन है। देखो गिटार में जो वायर होती है जिसको हम कॉर्ड कह रहे होते हैं, वायर, तो उसमें देखा होगा कि एक तरफ तो वायर फिक्स होती है, बंधी हुई होती है,
दूसरी तरफ भी बंधी हुई होती है, बट इस पे हम अपनी फिंगर्स को डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करते हैं एंड वी स्ट्रक द कॉर्ड ऑफ द गिटार। मान लो मैंने यहाँ पर और मैंने ये स्ट्रक किया इस गिटार को, तो ये जो गिटार है वो का वायर है वो करता क्या है, ये गिटार का वायर ऑसिलेट करता है, और ये दोनों पॉइंट्स फिक्स हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को फिक्स अगर हमने कर दिया, अगर हमने गिटार को स्ट्रक किया मतलब एनर्जी दिया, तो ये जो एनर्जी है वो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती सर, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को हमने फिक्स कर दिया, हिलने डोलने नहीं दे रहा हूँ, ये बंधा हुआ है, तो इसके थ्रू एनर्जी प्रोपगेट नहीं करेगी, एनर्जी इसी के बीच में प्रोपगेट करेगी। तो स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है इसके बीच में, एक वेव गई टकराई आई, ठीक है, तो एक जाती हुई वेव और एक आती हुई वेव ओवरलैप करती है, तो रिजल्टेंट वेव जो होता है वो हमारा स्टैंडिंग वेव होता है, वो फॉर्म होता है। और ये जो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग केसेस में अलग अलग होती है। जो आपने पढ़ा होगा स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग टाइड एट वन एंड, ठीक है। तो ये एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट केसेस में अलग, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अलग अलग होती है। और आपको जो आवाज सुनाई देती है ना गिटार बजाने में, जो आप आवाज सुनते हो वो यही एनर्जी है जो फॉर्म हो रही है, यही स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी है जो आप सुनते हो, इसी स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी है। मेरी हजम हो रही है, ठीक है। इसी तरह से सिर्फ गिटार ही नहीं, इस तरह के और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वायलिन है, होते हैं हम स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करते हैं। इसी साउंड के केस में आ जाएगा तो ऑर्गन पाइप भी म्यूजिकल के, आप फ्लूट फ्लूट कह लो, फ्लूट है, उसमें भी स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। बस फर्क इतना है कि वो वहां पर जो स्टैंडिंग वेव होती है वो एयर का स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हो रहा होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का। और ये जो एग्जांपल मैंने लिया वो ट्रांसवर्स वेव का, ठीक है। तो आप देखिए, अब मैं आपको सिखाता हूँ, पूरी इक्वेशन नहीं लिखूंगा अनडाउटेडली, ये तो मैंने सिर्फ ये समझा दिया ये चित्र बना बना के, ताकि आपको ये बात याद आ जाए कि ऐसी भी कोई वेव थी जो हमने पढ़ाना था 11th में। स्टैंडिंग वेव की एक जनरल इक्वेशन में लिख रहा हूं, ध्यान से सुने। y नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a साइन के एक्स कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये वन ऑफ द इक्वेशन है ऑफ स्टैंडिंग वेव। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द ओनली इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव, इट इज वन ऑफ द इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग, ठीक है। 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, ये जो पूरी की पूरी चीज है यहाँ पर, ये पूरी की पूरी चीज, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड फॉर स्टैंडिंग वेव। ये एम्पलीट्यूड है स्टैंडिंग वेव का, दिस इज 2a साइन 2 पाई बाई लैम्डा, मतलब k को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इनटू x, दिस इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव, है ना। मैं इन सब का मतलब सिखाऊंगा। अच्छा, ये वेव जो मुझे रिजल्ट मिला है वो कैसे मिला है, तो मैंने दो वेव जो अभी आपको दिखाया था ना, एक वेव ऐसे जा रही थी और एक वेव ऐसे आ रही थी सर, ठीक है, एक ऐसे आ रही थी एक ऐसे जा रही थी, इन दोनों के वेव की इक्वेशन लिखा गया और इन दोनों को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बीच में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आएगा, मतलब मैं अगर आप चाहो तो ऐसे लिख देता हूं मैं कि मेरे पास एक वेव थी y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस ऑफ ओमेगा टी, और दूसरी वेव है हमारे पास y2 इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी। इन दोनों वेव को जब ओवरलैप कराया हमने तो y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2, और इसको आप लिखो, ऐड करो फॉर्मूला यूज करके, आइडेंटिटी यूज करके, तो आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा वो ऐसा मिलेगा 2a sin kx cos ओमेगा टी, राइट। अगर आप ये रिजल्ट देखो तो रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस ऑफ kx या kx माइनस ऑफ ओमेगा टी, जो भी बन जाए वो, ठीक है। ये होती है इस तरह के जो वेव होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रैवलिंग वेव। बट ये जो वेव मिली है वो इस फॉर्म की तो नहीं है सर, बट ये वेव जरूर है। ये वेव सुपर इम्पोज होंगे तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ वेव। जब दो वेव सुपर इम्पोज होंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा वो भी अपने सर इट विल फॉर्म अ वेव, बट वो वेव किस नेचर का होगा दैट इज डिफरेंट थिंग। अगर दो वेव सुपर इम्पोज होते हैं तो रिजल्ट
that wave may be a traveling wave or some other type of wave, जैसे इसमें मिला है जिसको हम स्टैंडिंग वेव कह रहे हैं, ठीक है। इसमें जो ये पोर्शन आया है इसको हम कह रहे हैं एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड को अगर तुम देखो तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स का क्या मतलब है यहाँ पर? एक्स का मतलब है लोकेशन ऑफ द पार्टिकल जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जैसे कौन किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वेदर इट इज एट ऑरिजिन और इट इज एट सम अदर पोजीशन। मतलब मान लो कि एक पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पर है, एक पार्टिकल x इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर है, एक पार्टिकल 2 मीटर पे है। तो वी हैव डिफरेंट पार्टिकल्स और डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होगी, मतलब पोजीशन होगी। तो डिपेंडिंग ऑन दैट उनके जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा ये फैक्टर है, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, ठीक है। अब इसमें अगर हमें ये पता करना हो सर कि कहाँ कहाँ पर ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे जिनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 रहेगा, जिसको मैंने कहा है नोड्स कहलाता है वो। तो नोड्स की अगर मैं बात करूं, नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स, कहाँ कहाँ पे नोड्स मिलेगा। तो पोजीशन ऑफ नोड्स के लिए हमें एक बात मालूम है कि जो एम्पलीट्यूड आना चाहिए दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये जो एम्पलीट्यूड आना चाहिए पूरा का पूरा क्या आना चाहिए? 0। और ये एम्पलीट्यूड 0 होने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि साइन के एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। अरे सबको मेरी बात हजम हो रही है यार? याद आ रहा है कुछ कुछ भाई? 0। और ये एम्पलीट्यूड Yes, sir. 0 होने का मतलब क्या होना चाहिए? साइन के एक्स इज इक्वल टू 0। और साइन के एक्स 0 हो, एक्स वुड बी इक्वल टू के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो दैट वुड बी इक्वल टू n पाई। भाई जनरल इक्वेशन, जनरल वेयर n कैन बी एनीथिंग, 0 1 2 3 4 5। n की वैल्यू क्या होगी? 0 1 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो के एक्स इज इक्वल टू n पाई, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू n पाई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? n लैम्डा बाई 2। तो दिस इज द पोजीशन फॉर नोड्स। ये जो हमारी पोजीशन है सर, ये नोड्स के लिए। इसका मतलब नोड्स हमें कहाँ कहाँ पर मिलेंगे सर? ध्यान से देख लो। तो ये हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 1 रख दूंगा तो दिस विल बिकम लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। दीज आर द पोजीशन ऑफ नोड्स। ये जो पोजीशन है ये नोड्स की पोजीशन है। अच्छा, इसी में दूसरा क्या केस है? एंटी नोड्स, पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। एंटी नोड्स कहाँ कहाँ फॉर्म होंगे? तो पोजीशन एंटी नोड्स, तो एंटी नोड्स फॉर्म होंगे सर वहां पर जहां पर आपका जो एम्पलीट्यूड है वो 2a हो जाए। मतलब पूरे 2a साइन के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए? 2a। तो पूरे 2a साइन के एक्स की वैल्यू 2a तभी हो सकती है जब साइन के एक्स की वैल्यू कितनी होगी? +1 या -1। प्लस माइनस क्यों ले रहे हो सर? प्लस माइनस क्यों ले रहे हो सर? पूरे साइन 2 के एक्स की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव भी हो सकता है ये 2a या नेगेटिव भी हो सकता है। हमने देखा था ना कि t इज इक्वल टू 3t/4 या 2t पर जो हमने रिजल्ट देखा था उसमें आपने ऑब्जर्व किया कि t इक्वल टू 0 पर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव साइड में था, लेकिन वही t इज इक्वल टू 3t/4 पे वो रिजल्ट हमारा नेगेटिव साइड में आ गया था। तो चाहे ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो या नेगेटिव हो, दोनों केस में हम कहेंगे कि हमारा जो है वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे कि वो एंटी नोड है, ठीक है। तो साइन के एक्स +1 भी हो सकता है या -1 भी हो सकता है। और साइन के एक्स अगर +1 या -1 है तो के एक्स की वैल्यू क्या होगी? के एक्स की वैल्यू कौन बता रहा है सर? के एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2n + 1 पाई/2। सोच के देखो, तुम सोचो जब तक, यही होगी क्या? Yes, sir. तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई/2। तो इसका मतलब सर ये क्या आएगा? पाई से पाई कैंसिल हो गया। 2n + 1 पाई/2 नहीं होगा सर, सॉरी, पाई होगा, सॉरी, ये पाई होगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाय λ/2। पाई/2 होगा, पाई होगा। 2n + 1 पाई। इसका रिजल्ट एक बार देख लेना भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है? सब कुछ सही लिखा है क्या? पाई/2 होगा। यस यू आर राइट, पाई/2 ही होगा। पाई/2 90 होता है ना, ठीक है। तो ये पाई/2 ही होगा, सॉरी फॉर दैट, ये पाई/2 होगा।
है ना। तो ये अगर π/2 होगा तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो x की वैल्यू हम कहाँ कहाँ आएगी सर, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी सर 2n+1, ये x की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 multiplied by λ/4. This will be the जनरल पोजीशन फॉर एंटी नोड्स। तो ये x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा λ/4, 1 रखेंगे तो 3 λ/4 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा सर। हो गया। अब देखो स्टैंडिंग वेव का जो हमने इक्वेशन लिखा है, स्टैंडिंग वेव की जो हमने इक्वेशन लिखा वो लिखा मैंने 2a sin kx cos ओमेगा t। और मैंने आपसे कहा कि दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ राइटिंग द स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। इसका मतलब स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज 2a cos kx sin ऑफ ओमेगा t, ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है स्टैंडिंग वेव। ठीक है, इसी तरह से ये वेव की इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है 2a sin kx प्लस ऑफ phi 1 into cos of omega t plus of phi 2, ये भी इक्वेशन हो सकती है। ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ये भी हो सकती है 2k cos kx प्लस phi 1 sin ओमेगा t प्लस phi 2, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन ये भी हो सकती है। एनी ऑफ दीज इक्वेशंस आर पॉसिबल। ठीक है, तो सर हम कब कैसे समझेंगे कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लगानी होगी सर, कि आपको जो वेव गिवन है वो कैसी गिवन है। ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट x पे 0 दिख रहा है आपको, या नोड आपको x पे 0 दिख रहा है, या एंटी नोड आपको x इक्वल टू 0 पे दिख रहा है, ये बात आपको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये इक्वेशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और एक जो इक्वेशन मैंने लिखा था 2a sin kx cos ओमेगा t जिस पे हमने चर्चा की है वो भी हो सकती है। अच्छा, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो हमने जो सिचुएशन लिया था उसकी जो इक्वेशन थी वो ये थी 2a sin kx cos ऑफ ओमेगा t, ये इक्वेशन थी हमारी। बट अगर सिचुएशन बदल जाए तो इक्वेशन इन सब में से कोई सी भी हो सकती है। क्लियर, डिफरेंट सिचुएशन में इक्वेशन डिफरेंट होगी। दूसरी बात, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो नोड बना है वो नोड x इज इक्वल टू 0 पे नोड ही बनेगा, ये भी जरूरी नहीं है सर। ऐसे भी हो सकता है आपका स्टैंडिंग वेव कि x इज इक्वल टू 0 पे नहीं बल्कि कहीं और नोड बन रहा हो। ठीक है, यही स्टैंडिंग वेव ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी x इज इक्वल टू 0 पे नोड नहीं बल्कि कहीं और बन रहा हो। तो ये कुछ भी पॉसिबल है सर, इस बात को आप समझिए कि इन सब में कुछ भी पॉसिबल है, नोड कहीं पर भी बन सकते हैं। ठीक है, ये कुछ भी पॉसिबल है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव की वो कुछ भी हो सकती है, इस बात को समझिएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूँ, जैसे कुछ कुछ आपको अकल बुद्धि में बात आए, आपको मैं मेन जो हमें सीखना है वो तो क्वेश्चन सीखना है, और मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ आपको। कि मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि ये कोई वेव है ऐसे, एंड आई एम कॉलिंग इट एज ए स्टैंडिंग वेव। समझना, आई एम कॉलिंग इट एज ए स्टैंडिंग वेव। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो वेव है वो इस इंस्टेंट पे इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वो पार्टिकल है जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होता है, वो इस इंस्टेंट पर a पर है। फिर कहां पर है, a पर है। क्लियर, इस इंस्टेंट पे ये जो पार्टिकल्स हैं या ये वेव है वो नीचे जा रही है। मैंने एक स्टैंडिंग वेव दिया है आपको, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ स्टैंडिंग वेव इन द डायग्राम। मैंने कहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर वी हैव नोड, और वो जिसको हम एंटी नोड कहते हैं वो अभी कहां पर है, ए पर है। वो मैक्सिमम टू ए पे होता है ना, बट वो अभी कहां पर है, ए पर है। और पूरा का पूरा ये किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इस इंस्टेंट पे t इक्वल टू 0 पे ये किधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। समझ में आई बात। आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर दिस स्टैंडिंग वेव, इस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी। 30 सेकंड्स पहले तुम सोचो तो पहले 30 सेकंड्स कैसे सोचोगे।
चलो मैं मिलकर सोचते हैं, मिलकर सोचते हैं सर कि इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि इक्वेशन कैसे भी हो सकती है। अब देखो ये एक बात तो क्लियर है कि जहां पर x है, x इज इक्वल टू 0, वहां पर का पार्टिकल नोड बन रहा है, या उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 आ रहा है। The point at which x is equal to 0, the displacement of that particle is coming out to be 0। मतलब उस पॉइंट पे क्या बन रहा है, उस पॉइंट पे नोड बन रहा है ना, यहाँ पर क्या बन रहा है, तो इस पॉइंट पे नोड बन रहा है। ये बात तो क्लियर है। इसका मतलब सर हमें एक बात क्लियर है कि भाई इक्वेशन में अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो एक बात तो सर समझ में आ रही है कि ये अगर 2a sin के x यूज करेंगे तो जहां पर x 0 है वहां पर ये पूरा एम्पलीट्यूड 0 आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई होगा। बट अगर मैं इसको 2a cos के x यूज करूं तो जहां पर x 0 है वहां पर ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो ये 2a होना चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जो हमने इक्वेशन लिखा था वही सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, बट इसमें एक लोचा है कि t0 पर कहानी ऐसे है ना, t0 पर कहानी ऐसे है कि नीचे जाता हुआ दिख रहा है, मतलब ऊपर जाके नीचे आ रहा होगा t इक्वल टू 0 पर। यही तो मतलब हुआ ना कि भाई ये t इक्वल टू 0 पर ऊपर जाके नीचे आ रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल जो हमने वेव बनाया था स्टैंडिंग वेव, वो t इक्वल टू 0 पर ये ऑलरेडी 2a पर दिखाया था मैंने। और ये कहाँ दिखा रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में a पे दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये ऊपर जाके नीचे आ रहा होगा। इसका मतलब कि पहला वाला जो हाफ है 2a sin के x वाला, वो तो वही का वही है, बट cos ओमेगा t वाला जो पार्ट है उसमें लोचा है। cos ओमेगा t वाले पार्ट में लोचा है। वो क्या है, चलो देखते हैं। मतलब अगर ये सोचो कि अगर ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है इस इंस्टेंट पर, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मैं फेजर वेजर बना रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी एसएचएम में बनाया था। तो एसएचएम कह रहा हूँ, इसी वेव में मैंने पहले भी शुरू में भी बताया था। तो ये +2a, ये -2a, बस फर्क इतना रखना कि भाई जब हम नॉर्मल वेव ले रहे थे तो उसका एम्पलीट्यूड a आ रहा था, तो यहाँ a दिखा रहा था मैं। स्टैंडिंग वेव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a आता है, तो यहाँ 2a देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे। मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी निगेटिव है, बट पोजीशन अभी भी कैसी है, पॉजिटिव। पोजीशन इज पॉजिटिव। व्हाई इट इज स्टिल पॉजिटिव, बिकॉज अभी भी इसने ओरिजिन को क्रॉस करके नीचे नहीं गया ये, मतलब ये नीचे नहीं गया। नीचे जाएगा तभी इसकी पोजीशन नेगेटिव होगी। तो पोजीशन तो अभी भी पॉजिटिव है, बट वेलोसिटी नेगेटिव है। और ऐसा कहां पर होता है, तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, टाइम पास नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि भाई ऐसा यहाँ पर होता है। ये मैं सिखा चुका हूं आपको। इसमें पोजीशन पॉजिटिव रहती है, वेलोसिटी नेगेटिव होती है। अच्छा, जहां पर ये है वहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ए लिख सकता हूँ ये, और ये कितना लिख सकता हूँ, 2a, और ये एंगल कितना कह सकता हूँ, थीटा। मेरी बात समझना जरा, मैं क्या बकने लगा हूँ यहाँ पर। तो इसमें अगर मैं cos थीटा लिखूंगा तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब a/2a। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। इसका मतलब t0 पर सर हम लोगों ने बोला था कि t0 पर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बट पार्टिकल तो हमारा t0 पर यहाँ पर है सर। इसका मतलब ये पार्टिकल जो है ये सर इतना घूम चुका है सर, और ये इतना घूम चुका है, तो ये इतना घूम चुका है, तो कितना घूम चुका है सर, तो ये 150 डिग्री का एंगल घूम चुका है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो इनिशियल फेज है इसका, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री है। दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब मेरी बात सुनना, मैं वेव की इक्वेशन लिख रहा हूँ भाई। इसके साथ तो कोई मसला नहीं है, ये 2a sin के x तो 2a sin के x ही लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया है कि x 0 पर हमें यहाँ पर नोड दिख रहा है और नोड मिलना चाहिए, तो नोड मिल रहा है। ठीक है, बट इसके आगे वाला जो पार्ट है उसमें हम लिखेंगे इसको साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 150 डिग्री। अब देखना ये कैसे लिखा, थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करो। खेल यही है भाई, टी की वैल्यू 0 रखो तो ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 150 डिग्री। इसको आप कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते थे। ठीक है, इसको कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते थे आप। मेरी बात सुनो, टी को 0 रखो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, t0 पर साइन 150 डिग्री। और साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, तो 1/2, इसका मतलब 2a इंटू 1/2 अगर करोगे तो 2 इंटू 1/2,
तो ये वो पार्टिकल जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होता है वो a पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और 1/2 ही कैसा होता है, ये निगेटिव आता है 1/2। पहले देख लो, पहले अच्छे से समझो इसको। मेन तो अभी मैं यही सिखाऊंगा, अभी एक दो बार और सिखाऊंगा ऐसा। ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/2 क्यों आया? क्योंकि टी जीरो पर ये पार्टिकल 2a पर नहीं है, ये t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल a पर है। तो अगर a पर है इसका मतलब है कि इसका इनिशियल फेज 0 नहीं है सर। सर सुनना ही नहीं चाह रहे हो तुम। सर इसका इनिशियल फेज 0 नहीं है भाई। इनिशियल फेज 0 कब होता? जब टी जीरो पर ये अपने मैक्सिमम पर होता। इनिशियल फेज याद आ रहा होगा कि टी जीरो पर पार्टिकल कहां पर है, उसको इनिशियल फेज कहते हैं। अगर इनिशियल फेज 0 नहीं है तो यहाँ पर वाला पार्ट में इनिशियल फेज की वैल्यू 0 हम नहीं लिखेंगे। समझ में आई बात? मतलब ये जो फॉर्म लिखा गया, ये फॉर्म किस फॉर्म में लिखा गया? ये लिखा गया 2a sin kx sin ओमेगा t प्लस फाइव। इट इज स्टिल अ स्टैंडिंग वेव। बस फर्क इतना है कि इसमें तो इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin kx क्यों हुई, बताता हूँ। भाई देखो, इसमें दो चीजें हमें सेटिस्फाई करनी होती हैं। इसमें हमें ये भी देखना होता है कि हमारा जहां पर x 0 है वहां पर हमारे नोड मिल रहा है या एंटी नोड मिल रहा है, ये बात भी तो देखनी है। ठीक है, जहां पर हमारा x 0 है वहां पर नोड मिल रहा है या एंटी नोड। तो देखो ये इसमें दो पार्टी ऑफ द इक्वेशन को इमेजिन करो। तो इसमें सबसे पहली बात, x को 0 कर देते हैं, फॉरगेट अबाउट टाइम। x को अगर मैं 0 कर दूं, ठीक है, तो x को अगर मैं 0 कर दूं, तो x को 0 कर दूंगा तो ये जो हमारा y है उस पोजीशन पर वो कितना आ रहा है? तो y मतलब एम्पलीट्यूड दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0। अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करूं और इसमें x को 0 कर दूं, तो इसमें x को 0 कर दूंगा तो इस पार्टिकल का y डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब x 0 पर हमें y 0 मिल रहा है, मतलब नोड मिल रहा है। और ये जो हमने डायग्राम दिया था उसमें x 0 पर हमें नोड मिलना चाहिए था, मिल रहा है नोड। ठीक है, अब अब हम उस पॉइंट की बात करेंगे, उस पॉइंट की बात करेंगे जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a होता है। हम उस पॉइंट की बात करेंगे जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2a। तो अगर 2a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 150 की बात करूं मैं, ठीक है, तो इस वाले में अगर हम t की वैल्यू 0 रख दें, तो t की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो ये वाला पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 2a। इसका मतलब ये a आ जाएगा। तो इसका मतलब 2a वाला जो पार्टिकल है वो कहां पर है? a पर। ये बात भी जस्टिफाई होनी चाहिए। और x जो ओरिजिन पे वाला पार्टिकल है वो कहां पर है? तो वो कहां पर है? तो सर वो ओरिजिन पर है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 भी जस्टिफाई होना चाहिए। तो ये दोनों बातें जस्टिफाई होनी चाहिए कि x को अगर मैं 0 रख दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? नोड। ये समझ में आ रहा है? t को अगर मैं 0 रख दूं तो वो पार्टिकल जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a है, वो कहां पर मिलना चाहिए? a पर मिलना चाहिए। वो बात भी जस्टिफाई हो रही है। अभी कुछ पल्ले पड़ा? अरे जल्दी से नोट करो, मैं एक और बताता हूँ, एक और बताता हूँ ताकि हमारे दिमाग में तो बात आए। अरे इसको इरेज करूं? अब देखो एक बार और सीखते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि मान लो कुछ भी बना लेते हैं यार, ये ऐसे, ये जो मैक्सिमम वाला पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं √3a पे, और ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। ठीक है, t इक्वल टू 0 पर ऊपर जा रहा है, और जो मैक्सिमम 2a पे जाता है उसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? √3a है। ठीक है, ये पार्टिकल ऊपर जाता है, जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपसे क्या पूछा गया है? तो इस केस में आपसे ये पूछा गया सर, ये इस केस में आपसे ये पूछा गया है कि भाई आपको ये बताना है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी। सोचो जल्दी से बताओ, इस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या होगी? एक बात तो क्लियर है कि जहां पर x 0 है वहां पर नोड बन रहा है सर, लेकिन
t इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल जिसको 2a पे होना चाहिए था वो 2a पे नहीं है, वो कहां पर है, तो वो √3a पर है। चलो मैं बताता हूँ, सुनो सर। पहली बात मुझे ये बताओ कि जो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है वो इस इंस्टेंट पर 0 डिस्प्लेसमेंट पर है। t इक्वल टू 0 पर वो पॉइंट यहाँ पर 0 पे है या नहीं है? है। दूसरी बात, जिस पार्टिकल को 2a पे होना चाहिए था वो 2a पे नहीं है, वो √3a पर है और ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इसके लिए इनिशियल फेज 0 नहीं है। अगर टाइम के साथ में देखूं तो इनिशियल फेज 0 नहीं है। इसका x वाले केस में तो इनिशियल फेज 0 लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि x 0 पे 0 ही है, मतलब नोड मिल रहा है। तो अब देखो, इसको हम सोचने के लिए ऐसे सोचेंगे। फिर से हम ऐसा सर्कल बना लें अपने लिए, ऐसा सर्कल बना लें अपने लिए। ठीक है, ये सर्कल बना लें, ये 2a है, ये भी 2a है। तो इसको अगर हम सोचें सर, ये सर्कल बना लिया हमने, ये 2a, ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है। मतलब ये पार्टिकल जहां पर है वो डिस्टेंस हमारी √3a है और ये 2a है। तो ये वाला एंगल थीटा, तो इसमें cos थीटा की अगर मैं बात करूं तो √3a/2a, इसका मतलब √3/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। तो ये 30 हो गया, इसका मतलब ये कितना हो गया? 60 डिग्री। मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल जहां पर है वहां पे कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो टाइम के साथ इनिशियल फेज दिख रहा है वो कितना दिखेगा? t इज इक्वल टू 60 डिग्री। सिंपल सी बात। तो हम जब y इक्वेशन लिखेंगे तो ध्यान से देख, 2a sin kx साइन ऑफ ओमेगा t प्लस ऑफ 60 डिग्री। देखो जरा, when x is 0, where x is 0 we are getting node, and that is very clear from the graph। ठीक है, ये ग्राफ से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जहां पर x 0 है वहां पर हमें, और टाइम की वैल्यू को अगर मैं 0 रखूं तो ये साइन कितना आ रहा है? साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय इसी इसी चीज में देखो, इसी 2a वाले पार्ट को देखो। अगर टाइम के साथ हम सोचें तो टाइम देखो, ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये दो चीजों के साथ वेरी कर रही है, एक्स के साथ और टाइम के साथ। फॉर अ गिवन पार्टिकल, टाइम के साथ इसमें वेरिएशन आएगा, एंड एट डिफरेंट लोकेशन ये एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएगा। तो उस पार्टिकल के लिए जिसका एम्पलीट्यूड 2a है, उसका समय के साथ वेरिएशन कैसे आ रहा है? साइन ओमेगा टी प्लस आ रहा है। तो साइन ओमेगा टी 60, ये देख, अगर नहीं पल्ले पड़े तो मैं इसमें थोड़ी सी बात और एक्सटेंड करके बताता हूँ। तो ये मैं लिख ऊपर अगर मैं रखूंगा तो साइन ऑफ 60 आएगा, और साइन ऑफ 60 की वैल्यू मतलब 2a मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू वुड बी इक्वल टू √3, नहीं बोल रहा हूँ शायद, तो ये कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा। अगर सोचो कि वो पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 0 पर 2a है, तो उस पार्टिकल के लिए हम यही इक्वेशन क्या लिखते? तो हम इसी इक्वेशन में, तुम्हें नहीं लगता कि y इज इक्वल टू हम लिख रहे होते 2a sin kx साइन ऑफ ओमेगा t प्लस ऑफ 90 डिग्री।
या इसी को cos ओमेगा टी लिख देते। देखो वो पार्टिकल जिसका डिस्प्लेसमेंट 2a है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी तो टाइम पे डिपेंड करेगा ना। टाइम के साथ अगर हम t की वैल्यू 0 रख दें तो इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस इंस्टेंट ऑफ t इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम 2a आता या नहीं आता। देखो अगर हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हैं तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और किसी लोकेशन के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x पे भी डिपेंड कर रहा है। तो डिफरेंट x पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा और किसी पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ x पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा होगा विद टाइम। इज इट अंडरस्टूड? बोल भाई, ये बात यस क्लियर है सर। सर? ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा। आज जरा मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ, कल